नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इजराइल की। इजराइल में घट रही बहुत सारी घटनाओं की। दरअसल घटनाक्रम तो काफी समय पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन करीब 15-20 दिन से देखा जा रहा था कि इजराइल का जनमानस धीरे धीरे सड़कों पर आ रहा था विरोध में इसलिए कि वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स ऐसे पास किए, एक तो करवा भी लिया था, जिसके द्वारा जजेस को नियुक्त करने का पूरा अधिकार सरकार के पास आ जाता, जहां पर वो अपनी मर्जी से जजेस को नियुक्त कर सकते थे। कुछ ऐसी प्रक्रिया जो भारत के अंदर भी सरकार प्रयास कर रही है। प्लस जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुकदमे हैं, उससे भी उनको एक किस्म से रेस्ट्रिक्ट करना कि वो उन मुकदमों को सुन नहीं सकती है। और तीसरा, जो मंत्रियों के जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, और वो लीगल एडवाइस कई बार बाइंडिंग हो जाती है उनके ऊपर कि आप लीगल एडवाइजर की जो बाइंडिंग्स हैं या उनकी जो एडवाइस है, आप उससे बंधे हुए नहीं हैं। तो एक किस्म से वहां की जुडिशरी को क्रिपल करने की कोशिश थी। और वहां के बहादुर समाज ने, जिसमें जूस प्रमुखता से हैं, हालांकि बाकी मुस्लिम विंग भी है, उन्होंने इसको अपनी आजादी का हनन इस रूप में देखा, देश के ऊपर खतरा बताया। नेतन्याहू की इस पॉलिसी को अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक जो उनकी परंपराएं हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस माना और चेतावनी दी कि मत करो। लेकिन नेतन्याहू पुराने जिद्दी आदमी हैं, उन्हें लगता था कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन इजराइल के पिछले 15-20 दिनों के घटनाक्रम ने दुनिया को बता दिया कि उनकी कौम के अंदर रीढ़ की हड्डी है और उनका आत्मसम्मान भी है। हालात इतने खराब हो गए थे कि नेतन्याहू को सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उनके अपने प्रधानमंत्री निवास से किसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर में ले जाना पड़ा उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। उनके जो मिलिट्री रिजर्विस्ट हैं, उन्होंने ड्यूटी पे आने से इनकार कर दिया, जो कि बैकबोन है इजराइल की। इसके अलावा जब ट्रेड यूनियंस बीच में आती हैं, तो उनके आह्वान पर पहली बार मैंने दुनिया में देखा कि इजराइल की एम्बेसी बंद हो गई और अमेरिका के अंदर एम्बेसी के एक बड़े ऑफिशियल, महत्वपूर्ण, उन्होंने रिजाइन किया कि मैं ऐसे रजीम के अंडर काम नहीं कर सकता हूं। हद तब हो गई जब वहां के जो राष्ट्रपति हैं, हरजोग, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम ये रिफॉर्म्स को अब पेंडिंग श्रेणी में डाल दो, पोस्टपोन कर दो, ये इस लायक नहीं कि पास किए जा सके। देश बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड वी आर रीचिंग ए लेवल ऑफ सिविल वॉर। ये सारी घटनाएं घटी हैं और नेतन्याहू ने फिलहाल तो समझौता कर लिया है, लेकिन आज फिर जो उनका स्टेटमेंट आता है उससे मुझे फिर से संशय हो रहा है कि मैं ये रिफॉर्म्स जरूर लेके आऊंगा और पास भी करवाऊंगा। ये उनकी जिद झलकती है कि मैं हारना नहीं चाहता। लेकिन शायद नेतन्याहू ये भूल गए कि इजराइल के अंदर जो जनमानस है, जो जनता है, वो सुप्रीम है और आप उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पूरा आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए और आपको ऐसे अंजाम से भुगतना पड़े जो शायद दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखा है। इसी विषय पर दोस्तों बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध विद्वान मौजूद हैं, भारतीय विदेश सेवा के पूर्व ऑफिसर और भारत के राजदूत रहे कई देशों में, डॉक्टर केतन शुक्ला जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैंने पृष्ठभूमि तो दे दी है, काफी कुछ जो हुआ है, जो भी जानकारियां हैं, कुछ और भी जानकारियां हैं, ऐसी बात नहीं, जो हो रहा था वहां पर। लेकिन आप ये सारे परिदृश्य को, इस सारे सिनेरियो को, चूंकि आप टॉप लेवल के डिप्लोमेट रहे हैं, भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में, तो कूटनीति की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से, या एक देश के अंदर इस लेवल पे एक विद्रोह हो जाना, आक्रोश हो जाना, आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जियोपॉलिटिक्स में जो लास्ट 5 या 10 साल में पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है, तो ये इसकी एक साइन है। और इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि ज्यू, तो एक हमारे जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि दे आर ऑल यूनिफाइड एंड वन। तो ऐसा नहीं है।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए इजराइल की मानसिकता। बाइबल में उनके 72 सेक्ट बताए गए हैं। एट प्रेजेंट अभी के देखे तो ये सभी जितने भी सेक्ट है, अभी तो 4 है मेन, पर एक चीज इजराइल की सबसे इंपॉर्टेंट सभी को याद रखनी चाहिए, और ये उनकी सफलता का राज है कि यूनाइटेड बाय होमलैंड। सभी चीजें अलग अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, और इसमें जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, हारेदी, सिर्फ 9% है। उसके बाद आते हैं दाती जो रिलीजियस मानते हैं 13%। ट्रेडिशनल, उनको मजहराती कहते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं 29%, और हिलोनी सेक्युलर वो 49% है। तो ये बेसिकली 4 मेन ग्रुप इसराइल के हैं। उनके यूरोप से जो आए थे उसमें भी अस्केनाजी और सेफार्डिक, उनके भी काफी मतभेद रहे हैं। पर महत्वपूर्ण चीज ये हमें देखनी चाहिए कि 4000, उनके दिमाग में एक चीज है, 4000 साल तक वो कोई भी अलग अलग देशों में घूम रहे, पूरा राज्य डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर उन्होंने इसराइल जैसा एक देश बनाया कि जो पूरे, उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम होने के बावजूद भी सभी अरब कंट्री के सामने सरवाइव कर गए, और उनकी जो वीर गाथा है वो तो सभी को पता होगी। दूसरी एक चीज ये है कि ये लोग काफी, जो कहते हैं, मैंने कहा कि मेरे काफी फ्रेंड है 30-35 साल से, और बहुत अच्छे तरह उनको जानते हैं। तो उनका एक चीज है कि वो ओपिनियन बहुत क्लियर रखते हैं, और दे आर्ग्यू ऑन एनीथिंग। बट व्हेन, जब इसराइल की बात आती है, नेशन की बात आती है, फिर बाकी सब मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, उनका पॉपुलेशन है 0.2%, और ये मैं हमेशा सबको कहता हूं, पर 2022 तक 22.4% नोबेल प्राइज ज्यूस को मिले हैं। इसका मतलब कि 930 में से 208 नोबेल प्राइज अलग अलग फील्ड में ज्यूस को मिले हैं। इसके ऊपर हम कभी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं कि उनकी पारसी की तरह ये इतने सक्सेसफुल कैसे रहे। अब जो आपने बताया कि जो नेतन्याहू ने, ये जनवरी में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो जुडिशरी में रिफॉर्म करेंगे। 3 पॉइंट आपने जो बताए, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसको लोग मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन उसको ओवरटर्न कर सकते हैं, ये एक और ज्यादा गंभीर समस्या है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो कोर्ट रिव्यू करती है उसको पार्लियामेंट लिमिट कर सकती है। तो ये 3 मेन पॉइंट पे ये लोग अड़ गए। इसमें लोगों को लगा कि ये तो एक ऑटोक्रेसी की तरह जा रहे हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि इसराइल में उनका जो एक्सपीरियंस है हिस्टोरिकल, कि किंग सोलोमन को लोग मानते हैं कि बहुत महान राजा था, पर ये सभी जितने भी इनके महान राजा थे, वहां भी डिवीजन रहा था, और जहां जिसके पास ज्यादा पावर आया तो पूरे इसराइल का सत्यानाश हो गया। तो ये उनके दिमाग में हमेशा है कि लोगों की जो, एक तो मैंने कहा जू बहुत ही इंटेलिजेंट है, अभी तक उन्होंने बहुत ही अच्छा इसराइल का जो परफॉर्मेंस है उसको दुनिया में सब लोग ताजुब से देख रहे हैं। तो उनको सबको ये लगा कि ये चीज इसराइल में नहीं चल सकती। दूसरी चीज ये है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, वो मैंने जैसे बताया 9% है। अब लोग ये भी मानते हैं कि अरब, तो इसमें ये हुआ कि कई देशों में इलेक्शन में होता है, वो अलग अलग लड़ते रहे, नेतान्याहू ने 1-2 को लड़ाया, तो उनकी जो 4 सीटें थी वो चली गई, तो उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव राम पार्टी का रहा नहीं। तो ये एक पॉलिटिक्स में है। नेतान्याहू लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, और उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी करूंगा, मिडास टच है, कुछ भी मैं मैनेज कर लूंगा। तो इस चीज की वजह से एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉलिटिकली वो बहुत ही सावी है। तो ये चीजों की वजह से उनको लगता था कि मैं ये पास करा लूंगा। उनके ऊपर 3 करप्शन चार्जेस है। अब इसराइल एक ऐसा कंट्री है, इसमें जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं इसलिए पृष्ठभूमि बना रहा हूँ कि ये पूरा किस तरह डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक चीज ये है कि जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट और उनका रोल नहीं है। इसराइल में जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, 2 गवर्नमेंट मिनिस्टर होते हैं, 2 नेसेट के मेंबर होते हैं, और बाहर से 2 लॉयर होते हैं। तो काफी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम जितने कॉलेज में एक साथ आ जाता है, पर यहाँ इतने सारे लोग बाद में अपॉइंटमेंट होती है। पर यहाँ पे जुडिशरी, मैं डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने एक शब्द यूज किया है, नेसेट। इजराइल की पार्लियामेंट को, संसद को नेसेट कहा जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो अब इसराइल की जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट, के जो मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए उसका एक स्तंभ है।
दूसरा, इजराइल में आपको ताज्जुब होगा कि उनके जो एक प्रेसिडेंट थे मोज़ेक कात्साव, 2011 में उनको 7 साल की जेल कर दी और 2 ईयर का प्रोबेशन दिया बाद में। एहूद ओलमार्ट उनके प्राइम मिनिस्टर, वो 18 महीने जेल में जा चुके हैं। आये डेरी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफेयर्स थे, वो 2003 में जेल में गए थे। कोर्ट ने कहा कि ये मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसलिए मिनिस्टर नहीं बने इस गवर्नमेंट में। उनके पास 12 मेंबर है और काफी उनको वोट मिले थे। डिफेंस मिनिस्टर उनके जेल में जा चुके हैं, मोरेडेनी। फिर लिबरमान उनके फॉरेन मिनिस्टर जेल में जा चुके हैं। जो राबी होते हैं, अब जो बड़े धर्मगुरु उनको, उनमें से डोरन सेफार्दी और मेस्जेर, उन दोनों को भी जेल में करप्शन चार्ज में भेज दिया था। तो आप देख सकते हो अक्रॉस द बोर्ड, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और राबीज, सभी को कोर्ट ने जेल में भेजा है, वो जेल में गए हैं और इसमें किसी ने भी कोई कुछ नहीं कर पाया है। तो नेतन्याहू के अगेंस्ट भी 3 करप्शन चार्जेस है। दूसरी चीज कि ये डेमोक्रेसी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में ट्रंप के अगेंस्ट 65 इलेक्शन केसेस हुए थे, सभी अलग अलग कोर्टों ने। वहां तो जो अपॉइंटमेंट होती है वो जो पार्टी पावर में होती है और सेनेट में कराती है। 65 केसेस में सभी केस उसको सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपॉइंट की थी सुप्रीम कोर्ट जज, सभी ने सभी केस बाहर फेंक दिए। तो ये अमेरिका और इसराइल का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल डेमोक्रेसी के लिए प्ले करती है। बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक दोनों को पार्टी गेट में फाइन हो चुका है। तो उसके बाद बोरिस जॉनसन का पतन हुआ कि सबसे बड़ा ये था कि उनको जब फाइन किया, ज़्यादा नहीं हुआ फिर भी। तो ये क्या कि डेमोक्रेसी में 2 चीज़ें हैं, एक तो मीडिया और दूसरा कोर्ट। अब ये जो उन्होंने पूरा प्लान जुडिशियल ओवरऑल का किया, तो हर्जोग ने उनको ये कहा कि आप ये सिविल वॉर हो जाएगी और इस टेंशन काम करिए। अभी जो आपने बताया, मुझे भी ये लग रहा है कि मैं मानता था कि आज या कल में वो अनाउंस करेंगे, पर उन्होंने खाली टेम्पररी हॉल्ट किया है और उन ये कहा कि टाइम टू सीक कॉम्प्रोमाइज विद पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड काम सम टेंशंस। पहले ये सभी चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो ये एक पॉज बटन लग रहा है कि पूरे देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, उनको वो थोड़े दिन के लिए उन्होंने टाला है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जब से राइट विंग गवर्नमेंट आई है, तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है, उनमें से मैंने जैसे कहा, एक तो मिनिस्टर बने नहीं, दूसरे भी कोर्ट में जेल में जा चुके हैं। तो ये एक अभूतपूर्व घटना है कि इजराइल जैसे कंट्री में जैसे उन्होंने अनाउंस किया, 1 घंटे में हजारों लोग वहाँ तेल अवीव और जेरूसलम में आ गए। इजराइल का फ्लैग और उनका एक रेनबो फ्लैग है, दोनों लेके हजारों, जिसको हम कहते हैं लाखों में थे। तो इजराइल की पॉपुलेशन देखते हुए एक बहुत हमारे लिए हजार और लाखों कम लगता है, बहुत ही अभूतपूर्व है। और वो पार्लियामेंट के बाहर गए जहाँ सुप्रीम कोर्ट थी। जैसे आपने बताया, जो सबसे बड़ा लेबर यूनियन है, जनरली वो लोग स्ट्राइक नहीं करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी और उसको सफर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह रूट के आरोन बेन डेविड ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। ये बहुत बड़ा लेबर यूनियन, 8 लाख मेंबर्स है। टॉप इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ, फाइटर पायलट्स, मिलिट्री रिजर्विस्ट, सभी ने इसका पूरा विरोध किया। और ये रिजर्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पुराने एयर चीफ के रिजर्विस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इजराइल का आर्मी बहुत बड़ा नहीं होता है और वहाँ हमारे जैसी या रशिया में जो स्कीम है वॉलंटरी, वो भी नहीं होती है। ये रिजर्विस्ट 3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो हर साल ट्रेनिंग लेते हैं और दुनिया भर से, मीन्स खाली इजराइल से नहीं, जो भी जीव होते हैं उसमें से जो इजराइल की नेशनलिटी रखते हैं वो सभी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कितनी भी बड़ी जॉब हो। तो ये इनके आर्मी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कहते हैं बैकबोन है, वो रिजर्विस्ट है। उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर भी वॉर लड़ते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बच्चे भी वॉर लड़ते हैं इसमें। और मैंने मैंने मेरे कई मित्र, मैंने कहा तो मेरे एक जर्मनी में मैंने देखा था कि 2 इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छी जगह पे पढ़ रहे थे, दोनों लड़कियां थी मेरे फ्रेंड की, वो आर्मी से आया था उधर। उसकी लड़कियां अपना स्टडी छोड़ के इजराइल 3 महीना कहते हैं हम कोर्स करने जाएंगे। मैंने कहा स्टडी कहता है, स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। तो ये जो देशभक्ति है उनकी, इसको हम कह सकते हैं ना कि होमलैंड, ट्रू पैट्रियटिज्म। तो इस चीज को देखते हुए लग रहा था कि ये इजीली होने वाला है नहीं। जैसे आपने सही बताया कि लिबरल डेमोक्रेसी और कोर्ट के जो जज है उनको कंट्रोल करने की एक कोशिश है। इसमें उनकी जो अटॉर्नी जनरल है बहुत ही पावरफुल है, लेडी है,
उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये जो सब बातें की है, उसका नाम है गाली मिर्जा। वो बहुत ही, उसने कहा कि ये डेमोक्रेसी नहीं, ये जुडिशरी का भी उन्होंने जो भी स्टेप लिए सब गलत है, ये नहीं हो सकता। तो ये अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल के बारे में, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल तो लोगों को पता है बाहर और सबका, तो अटॉर्नी जनरल एक लेडी, उसने ये कैटेगोरिकल टर्म में कहा कि ये सब चीजें गलत है, ये नहीं हो सकती, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पर पार्लियामेंट में पास हो जाए तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिक्कत वाली बात है। अब इसमें ये है कि आप देखिए कि डिप्लोमेट वो ट्रेड यूनियन के नहीं है, पर उन्होंने भी एम्बेसी से वॉकआउट कर गए, फॉरेन मिशन से कई जगह पे। दिल्ली, सर दिल्ली की एम्बेसी के आगे बोर्ड लग गया। हाँ, अमेरिकन एम्बेसी के एक बड़े उनके ऑफिशियल ने, बहुत सीनियर ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, यहां पे बोर्ड लगाया कि हमारा एम्बेसी बंद है, कोई काम नहीं होगा। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मैंने अपनी लाइफ में इस ढंग से एम्बेसी को ट्रेड यूनियन के आह्वान के ऊपर बंद होते नहीं देखा जिंदगी में कभी सर, पहली घटना नहीं, देख रहा हूं मैं सर। ये उन्होंने ट्रेड यूनियन नहीं, ये ट्रेड यूनियन ने जब आह्वान दिया उसके बाद डॉक्टर्स जो कभी स्ट्राइक पे नहीं जाते, मेन डॉक्टर्स यूनियन ने भी अपना काम रोक दिया। तो ये जो कॉल हुआ उसके बाद आर्मी, रिजर्विस्ट, इवन फॉरेन मिशन, तो ये जो इसाक हर्जोग है वो एक सिंबॉलिक प्रेसिडेंट है, पर उन्होंने भी कहा कि ये चीज बहुत ही गलत हो रही है। और पर्टिकुलरली लापिड जो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हर्जोग की लीडरशिप में जेन्युइन डायलॉग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसराइल के लिए आज अभी जो सिचुएशन है बहुत ही मुश्किल है। एक तो ईरान का प्रॉब्लम है, दूसरा वेस्ट बैंक में बहुत ही हंगामा कर दिया है क्योंकि नेतन्याहू के उनका एजेंडा ही यही था। तीसरी चीज है गाजा से उनको थ्रेट है, और चौथा हिजबुल्लाह जो लेबनान, वहां की सिचुएशन बहुत खराब है। तो ये सब सिचुएशन में इसराइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। तो ऑपोजिशन भी इतना उसको ज्यादा उछालना नहीं चाहता था, पर जो मैंने कहा कि इनको ये लगता था कि मैं मिडास टच है, मैं जो भी करता हूं मैं पॉलिटिकली बहुत ही सावी हूं और मैंने गवर्नमेंट बनाई, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि इतमार बेन ग्वीर, वो भी जेल में जाए, वो जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने आज ये कहा कि नो वन विल स्केयर अस, रिफॉर्म विल पास। और उनको नेशनल गार्ड जो मिलिशिया आर्मी कहते हैं, उसके लिए मंडे उन्होंने कागज दिखाया है, क्योंकि नेतन्याहू को कोई ज्यादा आजकल ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो कहीं को कहीं प्रॉमिस किया, कईयों को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, और तो उन्होंने ये कागज दिखाया। इससे इसराइल की पब्लिक और भड़केगी, क्योंकि उनको जो पुलिस है उनके अंडर है, पर ये चीज इसराइल की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्राइवेट नेशनल गार्ड वो जो अपना उनका खुद का एजेंडा है। और दूसरी चीज ये हुआ कि एक चीज ये देखने जैसी है कि जो गाली जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा, तो हाईकोर्ट एक जजमेंट पास किया है कि ही विल नॉट गिव एनी ऑर्डर टू पुलिस हाउ टू कंट्रोल द मॉब, एंड ही विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन रायोटर। मीन्स इंटीरियर मिनिस्टर को कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि आप जो भी कदम लोगे वो ध्यान रख के लीजिए, अदरवाइज इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये आप देखो कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रही है। और इसमें एक दूसरी चीज महत्व की, एक अमेरिकन जूस जनरली वो उनमें भी है ये चीज, एक कि ये 10-15 साल से चल रहा था। दो अमेरिका के ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया है। जिस तरह ट्रंप के इलेक्शन है उस तरह इसराइल में भी ये अल्ट्रा राइट का एक पूरा जो मैंने कहा कि माहौल चल रहा है। आपको याद होगा 2017 में जर्मनी में 13% वोट मिले थे, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हुई। लापान खाली 5% पीछे थी, पर ऑस्ट्रिया में प्रेसिडेंट बने हंगेरी के, तो एक पुशबैक है कि लापान के अगेंस्ट पार्लियामेंट में मैक्रोन जीत गए। उनके न्यूज़पेपर और सबने इतनी चिल्लाहट की कि जर्मनी में अब अल्ट्रा राइट इतना दिख नहीं रहा है। ऑस्ट्रिया में भी चेंज हुआ, इटाली में भी जीती है, वो भी अल्ट्रा राइट है, पर वो भी मेलोनी, मेलोनी। मेलोनी, पर वो भी नाटो के साथ जा रहे हैं, वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा है कि 30 या 35 या 20% लोग वो टोटली अल्ट्रा राइट है। और यही इसराइल में लोग इससे ही डर रहे हैं कि यदि उसमें दो चीजें, सास पार्टी के आराय डेरी और दूसरे कल्चर मिनिस्टर ने भी कहा, जो वो इनकी पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर के जोर ने, कि व्हेन हाउस इज फायर वी डोंट सी हु इज राइट और रॉन्ग। एक सटल मैसेज है नेतन्याहू के लिए कि अभी आप पूरे कंट्री को सिविल वॉर की ओर नहीं धकेल सकते।
दूसरी चीज ये हुई, आपने जो डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आर्मी के जनरल है, मिस उनका डिफेंस में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे रहे, काफी वॉर लड़ चुके हैं। उन्होंने जाके, उनका नाम है योआव गालबर्ट, गैलेंट गैलेंट योआव गालबर्ट। तो उन्होंने जाके कहा कि इमीडिएटली ये स्टॉप करिए, और ये इजराइल की मिलिट्री को डैमेज कर रहा है। तो ये जब उनको फायर किया, सस्पेंड किया, 1 घंटे में पूरे जेरूसलम, तेल अवीव, इजराइल के कई सीट जगह पे बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो गए। तो ये है कि अब इसमें जो बाकी जो लीडर है वो भी नेतान्याहू की पार्टी छोड़ के ही गए हैं, लापिड पार्टी और सब इसमें से बनी है, कदीमा। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी के लिए, पर्टिकुलरली इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल का जो एक चीज है कि बहुत कम लोग जानते हुए जो अरब इजराइल में रह गए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। सर यही प्रश्न में आ रहा था इस पे हम्म। कि नेतन्याहू को ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई